हेलो दोस्तों। आप लोगों ने 2021 का पेपर में 20 क्वेश्चन तक साथ दिया, 20 क्वेश्चन तक आप लोगों ने किया। कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के जरूर क्लियर होंगे। एक चीज़ मैं क्लियरली आपको कहना चाहूँगा कि नीट की फिजिक्स कोई बहुत टफ फिजिक्स नहीं होती है। हाँ, ये अलग बात है कि नीट के स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम लोग बायो और केमिस्ट्री से काम चला लेंगे और फिजिक्स हल्का फुल्का करके हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फिजिक्स सेलेक्टिंग ज़्यादा होती है। तो इस कारण से फिजिक्स को छोड़ना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि बायो पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करके चलते हैं कि बायो में हम जो है 90 में से 85 ले लेंगे या 90 में से 88 ले लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे वहाँ पे ज़रूर रहते हैं, पेपर में ज़रूर रहते हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो वहाँ पर आपका सहारा बनता है फिजिक्स। फिजिक्स में भी बहुत आपको फोबिया क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स फोबिया क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, स्लोली स्लोली इसको आपको सीखने की ज़रूरत है। मेरे साथ साथ आप लोग चल रहे हैं और 2022 का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 2021 का भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस। अभी हम लोग के 30 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। यही कारण है कि पहले सेट में मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके बाद मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, 10 क्वेश्चंस कर दिए। रीज़न कि आप स्लोली स्लोली सीखें, आपको इसका बहुत ज़्यादा लोड ना महसूस हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप फिजिक्स अभी तक बिल्कुल नहीं किए हैं या फिजिक्स में अभी भी आप फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, मेरे साथ साथ एक एक कॉन्सेप्ट को करते हुए चलिए। धीरे धीरे आप लोग कुछ ही दिनों में कॉन्फिडेंस महसूस करने जाएंगे और पूरी फिजिक्स पे आपकी नज़र होगी। कॉन्सेप्ट क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हुआ चल रहा हूँ। इस टर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। 2021 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और कोड नंबर है पेपर का M3। 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग आ गए हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन देखिए क्या है, आप मेरे साथ साथ पढ़ें। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट ए टर्बाइन। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए पावर किसको कहते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वाट। वाट को कहते हैं जूल पर सेकेंड। यानी आपको पता होना चाहिए वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में जितना वर्क डन होगा उसी को हम लोग वाट कहते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में शक्ति कहते हैं। तो पावर का फार्मूला हो गया W/T, यानी एक सेकेंड में जितना काम किया जाएगा या एक सेकेंड में जितनी एनर्जी डेवलप होगी वही आपकी पावर होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वाटर जो है बहुत ऊंचाई से वाटर फॉल कर रहा है। कितनी ऊंचाई से फॉल कर रहा है? 60 मीटर से। आप तो 60 मीटर से पानी को आप फॉल कराइए। 60 मीटर से आपने पानी को फॉल करा दिया और कहां फॉल कराया है? टरबाइन पे। टरबाइन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो अब टरबाइन घूमेगा, पावर बनेगी आपकी। अब आपको देखना है एक सेकंड में हमारे पास कितनी एनर्जी आ रही है। एक सेकंड में, इन 1 सेकंड 15 kg वाटर, 15 kg वाटर फॉल कर रहा है। तो 15 kg वाटर की एनर्जी कितनी हो गई? 15 kg वाटर की एनर्जी हो गई mgh। m है आपका 15, g है आपका 10 और हाइट है आपकी 60। यानी ये आपका हो गया 9000 जूल। इतनी एनर्जी फॉल कर रही है टरबाइन पे और 10% लॉस हो जा रही है। तो 10% अगर लॉस हो जा रही है इसमें से, तो इसका मतलब 90% बची। तो यानी कि अवेलेबल एनर्जी कितनी हो गई? एनर्जी ये 90% इसकी हुई। जो आपकी जो एनर्जी ऊपर से आ रही है पानी के फॉर्म में या गिरने के फॉर्म में आ रही है एनर्जी, वो 9000 जूल है। इसका 90% यूज हो रहा है। तो अवेलेबल एनर्जी कितनी हो गई? 90%, यानी 0.9 इंटू 9000 इज इक्वल टू 8100 जूल। ये कितने देर में आई है? एक सेकंड में। ध्यान रखिए ये एक सेकंड में आई है, तो यही आपका क्या बन जाएगी? वाट। यानी 8100 वाट और 8.1 किलोवाट। सो आप देखते हैं कि इसमें हमने एनर्जी कंजर्वेशन कैसे किया। इसमें आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि वाटर अगर कहीं से गिरता है, किसी ऊंचाई से गिरता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है mgh। यहाँ पे मैंने
mgh की एनर्जी जो है कन्वर्ट की है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपका mgh इसमें यूज़ हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम है जो आपको पहले से पता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट इन देम। बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो ही इसका जवाब दे पाएंगे। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। आपको पता होना चाहिए पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दोनों में कंसंट्रेशन सेम है, यानी पी टाइप में होल्स की कंसंट्रेशन और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन सेम है, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी है दोनों में। इसमें भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, इसमें भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। तो क्या डिफरेंस होगा? पहला डिफरेंस ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। दूसरी बात क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, जो मोबिलिटी का मतलब होता है कितनी स्पीड से, कितने फुर्तीले हैं वो, कितनी मोबिलिटी है, कितनी तेज भाग सकते हैं वो। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ होल्स। तो इसीलिए अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, सेम सब कुछ एनवायरनमेंट आप देंगे, तो आपका फिर भी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसलिए एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन करंट है वो ज़्यादा तेज फ्लो करेगी। तो ऑप्शन इसमें आपका बनता है, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, दोनों में करंट बराबर कह रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन में आपके पी टाइप में करंट को ज़्यादा बताए हैं, थर्ड ऑप्शन में एन टाइप को के करंट में ज़्यादा बताए हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट सीखा? इसमें आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज़्यादा होती है, एक, और दूसरा एन टाइप्स में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, और होल्स, क्योंकि होल्स को पॉजिटिव चार्ज माना जाता है तो इसलिए ये सेम डायरेक्शन में चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 22nd क्वेश्चन क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23rd क्वेश्चन आपका आया है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें आपका एक कॉलम दिया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो इसमें आपको फार्मूले रटे हुए होने चाहिए। इसको आप प्रूफ तो करेंगे नहीं पेपर में, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/3 mn/v × Vrms होल स्क्वायर। तो बी का ऑप्शन आपका पी हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की, ध्यान रखिए मोल की अलग होती है, मोल के केस में आर आता है और मॉलिक्यूल के केस में के आता है, ये दोनों चीज़ें ध्यान आपको रखना है। तो टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल की बात कर रहे हैं तो आपका आर आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, उसमें आपका के आएगा, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा, तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। और एक ऑप्शन केवल बचा है, तो और उससे आप अच्छी तरह समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ही ऑप्शन बचा है। तो ये 23rd क्वेश्चन था, ये भी आसान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24th पे। 24th क्वेश्चन है, स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 5 सेंटीमीटर बाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। यानी आपके पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को आपने बनाया, स्प्रिंग पर आपने अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ये एक्सटेंशन इसमें आ गया, ये बढ़ गई, कितनी एक्सटेंशन होगी, 5 सेंटीमीटर। तो इसे आप के कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। एफ है आपका 10 न्यूटन और इज इक्वल टू के, माइनस का मतलब अपोजिट साइन है, उसको कोई मतलब नहीं है लेने का, के की वैल्यू आपको निकालनी है। और एक्स आपका है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो के की वैल्यू से आपको पता लग जाएगी, के वैल्यू इसकी आपकी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। इसके बाद आपसे पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड। जब स्प्रिंग से आप कोई मास सस्पेंड करेंगे तो ये SHM करेगा, और SHM का फार्मूला आपको पता है,
टी इज इक्वल टू 2π√m/k। आगे सॉल्व करेंगे 2π√m। m आपको दिया हुआ है 2 kg और k की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2 × 10⁻²। यहाँ से आपका 2 कैंसिल होगा और ये 100 है तो बाहर आपका 10 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2π/10, दैट इज 2 × 3.14 डिवाइड बाई 10 यानी 6.28। सो आपका आंसर होगा 0.628 यानी फोर्थ ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये आपका 24th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d व्हेन ड्रॉप इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। अच्छी बात है। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2 देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। देखिए, न्यूटन्स लॉ ये है कि जब किसी भी सिस्टम पे कोई फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट करेगी, और अगर ये कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट, तो वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब हो गया फोर्स जीरो हो गई। तो इसका मतलब ग्लिसरीन के बकेट में अगर आप कोई बॉल गिराते हैं तो जब वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है। आइए देखते हैं, ग्लिसरीन में आपका ये ग्लिसरीन ले लिया गया है। ग्लिसरीन में एक आपने बॉल लिया है और ग्लिसरीन की डेंसिटी d/2 है, और जो स्फीयर आपने उसमें लिया है या जो गोली आपने ड्रॉप किया है उसकी डेंसिटी आपने d लिया है। तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे? क्योंकि एक ये लिक्विड में है तो एक फोर्स तो लगेगा अपथ्रस्ट, एक फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपथ्रस्ट हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो ये जो स्फीयर है जिसको आपने ड्रॉप किया है, ये कितना ग्लिसरीन हटाएगा? अपने वॉल्यूम के बराबर हटाएगा, और डेंसिटी उस ग्लिसरीन की कितनी है? आधी है। इसका मतलब ये अपने से आधे वजन का ग्लिसरीन डिस्प्लेस कर देगा। यानी ये जो ग्लिसरीन को डिस्प्लेस करेगा उसका वजन जो होगा, उसका जो वेट होगा वो इसके खुद के वेट का आधा होगा। यानी अपथ्रस्ट किसके बराबर लगेगी? इसका वेट जो है mg मान लेते हैं और उसका आधा अपथ्रस्ट लगेगी। फिर नीचे की साइड ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कितने लगेगी? mg। ये दो फोर्स हो गई, और एक ड्रैग जो कि रगड़ जिसको कह सकते हैं आप, विस्कस ड्रैग जिसको कहते हैं, जो इसके ऊपर ड्रैग लगेगा पीछे की साइड जो इसके मोमेंट को रोकेगा, उसको मान लेते हैं f। अब नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स F है और अपवर्ड फोर्स mg/2 है और डाउनवर्ड फोर्स mg है, सब बराबर होने चाहिए। इसका मतलब आपका ड्रैग फोर्स होना चाहिए mg/2। आंसर होना चाहिए आपका फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये आपका 25th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और इसमें अगर एक आध फार्मूले आपको मैं बताऊं तो विस्कस जो ड्रैग होता है उसकी वैल्यू आप लेते हैं F = 6π/ρv, जहाँ v स्पीड होती है और ईटा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r जो होता है वो स्फीयर का साइज होता है। तो इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करने के लिए मैंने इसको बता दिया आपको। तो क्वेश्चन बेहद ही अच्छा, छोटा और स्मार्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 पे। बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। आप देखें, मान लीजिए SHM का इक्वेशन आपको याद है, x = a sin ωt, और अगर इसका आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको ग्राफ मिलेगा साइन का ग्राफ। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी U मान लेते हैं, U = होती है ½kx², और ये बराबर होगी ½ k, और x की जगह ऊपर वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो आ जाएगा a² sin² ωt।
इससे फ्रेंड्स आपको एक चीज़ पता लगेगी कि हमारा SHM का इक्वेशन तो साइन ओमेगा टी में चल रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी में चलेगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो साइन के ग्राफ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो निगेटिव पोर्शन आपने बनाया हुआ है ये भी ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि किसी भी निगेटिव चीज़ को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाती है। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो साइन का ही ग्राफ बनेगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर ही बनाना पड़ेगा आपको। अब आपने देखा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, दोनों में इसको हम लोग यहां से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से, ये एक राउंड माना जाएगा और ये एक राउंड माना जाएगा, यानी इसने 2 टर्न लिए हैं, 2 राउंड। और यहां पर जब देखेंगे तो एक टर्न यहां पे खत्म हो जाएगा, दूसरा टर्न यहां से शुरू होकर यहां पे, यानी रिपीट कब कर रहा है मोशन को, उसी को टर्न कहते हैं। तो ये इस पॉइंट पे रिपीट कर रहा है, आर पॉइंट पे रिपीट कर रहा है, फिर राउंड लेके फिर इसी पॉइंट पे रिपीट करेगा, लेकिन इसका रिपीटेशन पॉइंट नज़दीक हो गया, यानी एक राउंड, दूसरा राउंड, ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा राउंड, ये चौथा राउंड। इसका ये आपका पहला राउंड हो गया और ये आपका दूसरा राउंड हो गया। यानी जो SHM है वो तो उसकी तो फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी उसका जो राउंडिंग है या उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है। यानी आप अगर देखते हैं कि SHM की फ्रीक्वेंसी आपकी n चल रही है तो आपके काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उसकी डबल हो जाती है। अगर आपको साइन का ग्राफ और साइन स्क्वायर का ग्राफ ये दोनों पता है तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर का जो पीरियड होता है वो कम होता है। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 27वां क्वेश्चन आ गया है, न्यूक्लियस फिजिक्स से आया हुआ है। क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस विद मास नंबर 240, एक न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है, मास नंबर इसका 240 है, यानी इसमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या जो है 240 है, और ये टूटता है 2 पार्ट में, 120 में और प्लस 120 में, ईच ऑफ मास नंबर 120। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियर की 3.6 है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी? ध्यान रखिए बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है पर न्यूक्लियॉन में, यानी एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी 7.6 MeV है, तो 240 की कितनी हो जाएगी? 240 इंटू 7.6 MeV। और जो प्रोडक्ट आपका बना है उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.5 दे रखे हैं, इसलिए इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हो जाएगा 8.5 इंटू 120 और इसका हो जाएगा 8.5 इंटू 120। अब आपको पूछा गया है कि टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, तो आप प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी टोटल जोड़ लीजिए, वो आ जाएगा आपका 120 इंटू 8.5 और 120 प्लस 8.5, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 120 इंटू 8.5 प्लस 120 इंटू 8.5 इज इक्वल टू 120, आप कॉमन ले लेते हैं, 8.5 और 8.5 आपका हो जाएगा 17। ये आपका प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी हो गई। और आपका रिएक्टेंट की जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो कितनी थी? 240 इंटू 7.6, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 120 इंटू 17 माइनस 240 इंटू 7.6। आपने 120 कॉमन ले लिया, आपका आ गया 17 माइनस 2 इंटू 7.6, यानी आ गया आपका 120 इंटू 15.2 और ये आपका 7.5 15, 15.2 15.8 1.8, तो 1296, ये लगभग आपका जाएगा 216 के बराबर। तो ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है 216। ये ट्रेडिशनल सवाल था, बोर्ड में आता है, नीट में आता है और कई बार आ चुका है, तो ट्रेडिशनल सवाल था, इसमें कुछ नया नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28th क्वेश्चन की तरफ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plate. If the distance between the plate is D and the area of each plate is A, the energy stored in the capacitor is। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कैपेसिटर में जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू होती है 12 CV²।
और आपको ये भी पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है हमको E, तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल होता है E इंटू डी। आपने वैल्यू रख दी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ की जगह हाफ, C की वैल्यू आपको पता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और V की जगह आपने रख दिया ED यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और D इसका स्क्वायर। तो एनर्जी आपकी कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से ये डी कैंसिल हुआ, आपके पास आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A एंड डी। सो आपका हाफ CV स्क्वायर का फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर AD में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए थर्ड। तो फ्रेंड्स हम लोग 28 क्वेश्चन को पार करने वाले हैं और आने वाले हैं हम लोग 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल होते हैं हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ये हो गया कि उनके पास कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब जीरो डाइपोल मोमेंट क्यों होगा, इसके पास तो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। एक्वायर ए डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। ये तो कोई भी मटेरियल अगर आप ले लेंगे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो पोलराइज होगा जरूर। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। आप बेंजीन ले लें, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, आप कोई भी चीज़ ले लें, उसको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार से वो ऐसे तो हर कोई चीज़ डाइपोल मोमेंट रखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन इन्होंने कहा है पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब वो पहले से पोलर होने चाहिए। एक्वायर ए डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, ये भी गलत हो गया। हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, ये फोर्थ आपका सही है। आपका एग्जांपल ये हो सकता है जैसे वाटर को आप जानते हैं, वाटर में HOH होता है और स्लाइटली निगेटिव चार्ज O पर रहता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज H पर रहता है और एक H पे रहता है। इस प्रकार इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मालूम है 17 के लगभग होता है। तो ये आपका आंसर हुआ फोर्थ। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर है 30 क्वेश्चन में है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस AZX अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में रेडियो एक्टिव डीके चल रहा है। Where Z is the atomic number of element, the possible decay particle in the sequence are। ध्यान रखें, जो ऊपर आप मास नंबर देखते हैं, मास नंबर मास कंजर्वेशन के लिए होता है और नीचे जो Z देखते हैं आप वो चार्ज कंजर्वेशन के लिए होता है। आप पहले देखें कि अल्फा को कैसे लिखते हैं। अल्फा का आपका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है आपका 4, ट्वाइस He4। बीटा को देखें यानी इलेक्ट्रॉन को देखें, बीटा का मास नंबर होता है 0 यानी इसका कोई भी वजन नहीं होता है, इसका कोई भी वजन नहीं होता है, इसका मास नंबर 0 होता है और चार्ज इसके पास माइनस होता है इसलिए नीचे -1 आता है। और पॉजिट्रॉन को देखें तो इसका जो साइन होता है वो +1 बीटा 0। अब देखें X से आपका B में जाते हुए Z एक कम हो गया है, यानी एक Z कम हुआ है, इसका मतलब यहाँ से जरूर Z में कमी आने वाला कोई पार्टिकल निकला है, यानी कि बीटा प्लस हुआ होगा क्योंकि बीटा 1 +1 0 होता है, यानी +1 निकल गया है और ये Z एक कम हो गया है, यानी इस जगह पे आपकी पॉजिट्रॉन निकला है। उसके बाद देखें B से C में जाते समय नीचे जो क्वांटिटी है Z-1 ये 2 कम हुई है, तो 2 कम हुई है यानी 2 नंबर कम हुई है, यानी कि इससे कोई ऐसा पार्टिकल निकला है जिसके पास +2 चार्ज था, यानी कि इससे निकला हुआ है ट्वाइस He4 यानी हीलियम। फिर C से D में आइए, C से D में आपका -3 से -2 है, इसका मतलब ये एक बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब हो गया इससे निकला हुआ पार्टिकल है -1 बीटा 0, ये निकला हुआ है पार्टिकल। तो इसका मतलब इस प्रकार से आपका जो आंसर होता है ये थर्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब ये मान के चलें कि लगभग ख़त्म होने की कगार पे हैं। 30 क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए हैं। आप पार्ट 1 को करिए, पार्ट 2 को करिए और पार्ट 3 को करिए, तीनों को करिए ख़त्म। और करने का तरीका मैंने बता दिया है कि एक बार आप चाय कॉफ़ी के साथ साथ केवल 10 क्वेश्चन देखते चले जाएं कि कैसे कैसे इसको करना है, क्या कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें।
जब एक बार उसको देख लें तो साइलेंट कर दें, आवाज़ हटा दें, वॉइस ख़त्म कर दें और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और अपने आप करते रहें और मिलाते रहें, अपने आप करते रहें, मिलाते रहें। तीसरी बार में आप अपना मोबाइल भी ऑफ कर दें, स्क्रीन भी ऑफ कर दें, वॉइस भी ऑफ कर दें और खुद इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप अबव 40 क्वेश्चन जाएंगे नीट के एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।